नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के खास उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नैतिकता शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करना होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में हिपा द्वारा आयोजित नैतिकता शिविर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब से मुख्यमंत्री बना तब से हरियाणा राज्य का गौरव बढ़ाने से काम किया गया। नेता से लेकर अधिकारी और जनता सबको साथ लेकर बढ़ना होगा। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2013 में सबसे बड़ी चुनौती पूछी गई तो उन्होंने राजनीति और उससे जुड़े लोगों की छवि सुधारना कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस बात पर कायम रहकर चरित्र निर्माण का ही काम किया। नैतिकता बताई तो जा सकती है लेकिन समझाई नहीं जा सकती। जीवन में नैतिकता स्वयं जागृत होती है, संस्कारों से ये आती है। नैतिकता, संस्कार परिवार और समाज से मिलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर लोकमान्य तिलक जी के जीवन से हमें सीखनी चाहिए नैतिकता। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से नैतिकता का सीखने को कहा। उनके मन में नेता बनने की इच्छा ही नहीं होती थी, राजनीतिक नेता बनने की। राजनीतिक नेता का मतलब उसके साथ चार शब्द और जुड़ जाते थे, ये तो ऐसा 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 ऐसा, सब उसके साथ विशेषण जुड़ते थे। लेकिन उभर करके आए हैं जो देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, जिनके ऊपर जरा भी एक भी कोई दाग नहीं है और जो अनैतिक काम से कितना दूर रहते हैं। कोई अब किया ऐसा नहीं है, इतिहास हमारा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। मैंने पिछले दिनों में HCS के हमारे बंधु आए थे, वहां एक बात उनको बताई थी, नहीं IAS के ही थे वो, जो हमारे नए लोग इस समय रिजल्ट निकला है, जिनका जो हरियाणा के 63 ऐसे जो लोग थे, उनके परिवार के लोग भी थे जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए जाना है लवासना में। मैंने कहा आप लोग लवासना जाएंगे, लेकिन लवासना का फुल जो उसकी फॉर्म बनती है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी, इस प्रकार का नाम हम सब होके जो आईएएस यहाँ बैठे हैं सब होके आए। तो लाल बहादुर शास्त्री की घटना मैंने बताई। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल चले गए थे और जब जेल गए तो पीछे कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो इनके परिवारों की चिंता करती थी। हर किसी के जेल जाने के बाद परिवार में ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने परिवार को चला सके। तो संस्था इनके घर पर भी 50 रुपए महीने का वो दे के आती थी। एक दिन इनकी पत्नी जेल में मिलने के लिए गई, पूछा घर का सिस्टम ठीक चल रहा है? कहने लगे हाँ ठीक चल रहा है। एक मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे परिवार में 50 रुपए की सहायता देते हैं। मेरा एक निवेदन है, अगले महीने से 40 रुपए दे के आया करें, क्योंकि मेरे परिवार का खर्च 40 रुपए पूरा हो जाता है, 10 रुपए बचते हैं। ये 10 रुपए किसी और के काम आएंगे। अब इसको कहते हैं नैतिकता। नैतिकता बताई तो जा सकती है लेकिन किसी को बहुत समझाई नहीं जा सकती, वो स्वयं अपने अंदर लानी होती है। अब वो कहां से आती है, कब आती है, किस क्षण आ जाती है, इसका भी पता तो नहीं होता। लेकिन उसके लिए प्रयत्न अगर करते हैं प्रारंभ से ही तो कभी ना कभी वो मन में जब जाती तो बहुत गहराई तक चली जाती है। लोकमान्य तिलक क्या करते थे लिखने के लिए, जब उनको कोई सामाजिक काम के बच्चे होते हैं उनको भी अपने एक व्यवहार के रास्ते अपना मान करके इकट्ठे एक दूसरे का व्यवहार करते हैं। घर से खाना भी लाएंगे, टिफिन भी लाएंगे तो बच्चे खोल के बैठ जाएंगे, आओ बैठो, इकट्ठे खाते हैं।
हम छोटे होते तो जो शाही होती थी उस समय कलम डुबो करके शाही से लिखना होता था, तो एक बच्चे की शाही खत्म हो जाए या उसकी गिर जाए, बिखर जाए, तो दूसरा बच्चा उसको शाही देता था, डूबे इसमें से डाल ले। एक कोऑपरेशन होता था। मेरा अपना साथी है, बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ता है, फिर वो गांव को अपना मानता है, फिर अपना प्रदेश को अपना मानता है, फिर देश को अपना मानता है, फिर दुनिया को अपना मानता है। अयम निजा प्रोवैति गणा लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब इतने बड़े मन का हो जाता है तो फिर उसका मन का भाव होता है अपना पराया कुछ नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है। ये बहुत छोटे मन के लोग विचार करते हैं। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं दुनिया विश्व ये एक परिवार है, कुटुंब है। हम परिवार दुनिया को माने, देश को माने, प्रदेश को माने, या अपने जिले को माने, गांव को माने, या अपना जो व्यवसाय है, अपना जो काम करने का दायरा है, उस काम करने के दायरे में सब लोग उनको माने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें से कोई कहे कि ठीक है ये संतों महात्माओं की बात है, हमारे लिए लागू थोड़ी होती है, हम तो अपना सरकारी कर्मचारी हैं, हम तो तनख्वाह लेते हैं, काम करते हैं। जी मेरा उद्देश्य प्रारंभ में नौकरी लगा तो शायद ये उद्देश्य था कि मैं अपने परिवार को पालना है, इसलिए नौकरी लगना है। लेकिन नौकरी लगने के बाद तो कम से कम संस्कार आना चाहिए कि जिस काम के लिए नौकरी मुझे मिली है वो तो समाज की सेवा करना है। पहली सोच समाज की सेवा का बनेगा तो फिर बाकी सोच गौण हो जाएगी, तो मिलनी है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने मन के भाव को बनाना होगा कि मैं जो कहते मैं अधिकारी हूं, तो अधिकारी के बजाय उसका सही मायने में इंग्लिश का जो शब्द है बहुत अच्छा है, वो है पब्लिक सर्वेंट। तो मैं जन सेवक हूं, मैं लोक सेवक हूं, सर्वेंट हूं। तो मतलब सर्वेंट का अर्थ सेवक भी होता है, नौकर भी होता है। अपने आप को नौकर वाली श्रेणी में मत लाओ, कम से कम सेवक की श्रेणी में तो ले आओ, तुम सेवक है। लेकिन अधिकारी के भी अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। एक अधिकारी रोब जमाने वाला, मेरे पास अधिकार ज्यादा है। एक अधिकारी वो कहता है अधिक कार्य करने वाला अधिकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपना पराये से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सोचना होगा। किसी भी नौकरी में सेवा का आधार समाज हो। हमने व्यवस्था परिवर्तन के जरिए स्वस्थ चरित्र को समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है। आपको बता दें कि हिपा के जरिए केवल ट्रेनिंग नहीं बल्कि नैतिकता का विषय जोड़ा जाए। यही हमारा लक्ष्य रहा है। समाज हित में सोचकर हमें फैसले लेने होंगे। अधिक कार्य करने वाला भी अपने आप कहता है मैं अधिकारी हूं तो अधिक कार्य करूंगा इसलिए अधिकारी हूं। सोच अलग अलग है। हमारे यहाँ मजदूरों की स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक के प्रकार क्या होते हैं? पहले तो नारेबाजी, फिर गेट को ताला लगा देना, फिर बैठ जाना, कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे। अगर आप जापान में चले जाओ तो कर्मचारी जो हड़ताल करते हैं उनके हड़ताल का प्रकार क्या है? वो कहते हैं हम रोजाना 8 घंटे काम करते हैं। आज मालिक को नोटिस दे दिया आज हम 10 घंटे काम करेंगे, रॉ मटेरियल पूरा ला के तो हम 10 घंटे आपके गांव में प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। और नाक में उसमें सिरदर्द उसका क्या होता है कि मैं जो 8 घंटे की प्लानिंग थी, जितना प्रोडक्ट बेचना पड़ता था उसकी प्लानिंग बड़ी होती थी। अगर ये 10 घंटे रोज बनाएंगे तो मैं कहां बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, पैसे कहां से लाऊंगा? लेकिन वो कहते हैं प्रोडक्शन में कमी नहीं आने देंगे, देश का नुकसान होगा। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं। इन छोटी बातों में से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपने व्यवहार में, क्योंकि व्यवहारिक बातें हैं, परीक्षा की बातें नहीं है। परीक्षा तो सब पास करके आते हैं, इंटरव्यू होकर के नौकरी लग जाते हैं। और कुछ साल पहले तो इसकी भी जरूरत नहीं होती थी, कई बार और दाएं से भी लग जाते थे। मुझे गर्व है इस बात का कि हमने 8 साल में इन चीजों को काफी ठीक किया है। अब सबको तो एक साथ ठीक नहीं कर सकते। प्रारंभ किया है, एक धीरे धीरे वातावरण बना तो और लंबे समय तक सारी चीजें चलेंगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये चीजें काफी ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्रयत्न तो कभी भी किया जा सकता है। हम लोगों ने प्रयत्न किया, मैडम
हमारी चंद्रलेखा जी, जब इनसे पहला परिचय हुआ तो एडवर्टाइजमेंट की थी हमने कि भी हिपा में कौन लग सकते हैं, शायद एडवर्टाइजमेंट था या किसी के रेफरेंस से इनसे मिलना हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो जब ये आई तो मैंने कहा देखिए हिपा बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन मेरी कल्पना हिपा से पूरी नहीं हो रही। कहने लगे बताओ क्या है? मैंने कहा मेरी कल्पना ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, अच्छा क्लर्क कैसे बनेगा, अच्छा सुपरवाइजर कैसा होगा, अच्छा एचएस ऑफिसर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, आईएएस को क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स लगातार चलते हैं। लेकिन क्या एथिक्स के ऊपर कभी कोई चर्चा होती है? खैर इन्होंने भी सारा देख दाख के बाद में बताया कि जितने जोर से आप कह रहे हैं, जैसे हमारे परिवार में माता पिता भाई बहन बच्चे होते हैं, ऐसे ये हमारे माता पिता भाई बहन बच्चों के बराबर इनकी भी सेवा करना हमारा काम है। और मैं तो कभी कभी कहता हूं खिड़की पर कोई हमारा बैठा सेवक और सामने कोई व्यक्ति आ जाए तकलीफ वाला दुख वाला, वो अपने एप्लीकेशन देता है, उसके मन में यह आना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि मैं इसकी जगह होता और ये मेरी जगह होता तो मेरी अपेक्षा क्या होती इससे जो कुर्सी पर बैठा है। जो अपेक्षा सामने वाले की उसको उस पोजीशन पर डाल करके रखो अपने आप, फिर समझो, फिर हम कर पाएंगे कुछ। वरना तो हम कहेंगे ठीक है बाबा चल, तेरा ये फार्म ठीक नहीं है, जा अगले हफ्ते आएगा, फिर अगले हफ्ते आएगा, नहीं ये तुम्हारे इस फार्म में ये गलती है। हमने उसको 1-2 महीना घुमा लिया, 2 महीने बाद उसी का स्वाभिमान जागेगा तो वो कहेगा भाड़ में जाए तुम्हारी सर्विस, मैं तो रूखी सूखी खा लूंगा, घर बैठूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। और या फिर वो देखता है कि काम उसका तो हो गया जिसके पास एक गांधी का नोट था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरा नहीं हुआ। उसके मन में पीड़ा कितनी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, हमारे प्रति, उसका ही मन जानता है, हम शायद नहीं सोच सकते हैं। तब सोचेंगे जब हम उसकी जगह हो, वो हमारी जगह हो, तो हम सोच पाएंगे। तो इसलिए मित्रों हमको इस लोक सेवा के नाते आगे बढ़ना है। बात बहुत छोटी छोटी होती है, छोटी बातों को कैसे हम ठीक करें। बहुत सी व्यवस्थाएं नियम ऐसे भी हो सकते हैं जो लगता है कि हमारे सेवा करने के काम में बाधा आ रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आप स्वयं ठीक कर सकते हैं, करिए। आपका जो ऊपर का जो आप जिस प्रोटोकॉल में है उसके नाते से आपके ऊपर कोई भी बैठा है वो उसका ही है, और नहीं कुछ कर पाता सरकार के जिम्मे तो हम करेंगे। मैं तो कई बार कहा करता हूं ये कानून और नियम ये हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं है। हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, सुविधा में कमी आ रही है तो 1 मिनट में करेंगे, विधानसभा में ले जाकर के किसी भी नियम को उठा करके अमेंडमेंट कर देंगे, नया कानून बना देंगे। पॉलिसी बनानी तो वहां बैठ करके कैबिनेट में बैठेंगे, ये जनहित में ये पॉलिसी बनाओ इसको। यह सब हम अपने लिए करते हैं। डेमोक्रेसी की जिसका आप ना, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो हमारे सब लिए है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों को ठीक करने के लिए एक छोटी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार किसी आश्रम में किसी आचार्य के पास 3 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, और पढ़ते समय उनको बाद में परीक्षा भी देनी होती थी। उनको बताया गया सीएम ने कहा कि महाभारत की लड़ाई भी नैतिकता के लिए थी। सत्यता की जीत के लिए कितने ही प्रयास करने पड़े और करने चाहिए। सभी अधिकारी लोकहित में समर्पित करते हुए लोक सेवक या जन सेवक के रूप में काम करें। 3.5 लाख लोक सेवकों तक ये नैतिकता का पाठ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। परीक्षा भी देनी होती थी। उनको बताया गया कि ठीक है, सब जो सामान्य परीक्षा है वो तो आप दो, उसमें आपको अंक मिलेंगे और उस अंकों के आधार पर कौन पास है कौन फेल है मूल्यांकन हो जाएगा। 3 पास हो गए। बाद में आचार्य जी द्वारा बताया गया कि जो पास होंगे उनसे मैं एक अपने सामने बुलाकर के एक छोटी परीक्षा लूंगा, फिर वो जो उस परीक्षा में पास होंगे उनको दीक्षा मिलेगी, क्योंकि परीक्षा के बाद दीक्षा होती है, बाकी को दीक्षा नहीं मिलेगी। 3 बालक पास हो गए। जिस दिन विदाई का कार्यक्रम हुआ, विदाई के बाद उनको लग रहा था कि अब आचार्य जी कोई नई परीक्षा हमारे से लेंगे, वो इंतजार कर रहे थे। आचार्य जी ने कोई परीक्षा नहीं ली
और जाने के लिए कह दिया। सब अपना सामान बांधने में लग गए। सोचा कि आचार्य जी भूल गए, जो इन्होंने परीक्षा लेनी थी वो तो ली नहीं है, इन्होंने हमको अनुमति दे दी जाने थी, चलो। तो ये जा रहे थे, मार्ग में पैदल चल रहा था। कुछ दूरी पर देखा तो एक सड़क के ऊपर कुछ झाड़ियां पड़ी थी, रास्ता अवरुद्ध था। तो उसमें से एक जो आगे था वो झाड़ियों से बचते हुए साइड में से नीचे से निकल के आगे निकल गया। दूसरा, उसने भी उस साइड से नहीं दूसरी साइड से रास्ता देखा, निकल गया। एक तीसरा था, जो तीसरा था सबसे पीछे था, उसने कहा कि ये तो गलत है, झाड़ियों को हटाओ यहाँ से, रास्ते में अवरुद्ध हो गया रास्ता। उसने झाड़ियां उठा के साइड में हटा दी और वो भी पीछे जाकर के उनके साथ मिल गया। एक 50-100 कदम आगे जाने के बाद आचार्य जी मिल गए। आचार्य जी को, जो ये दोनों साइड से होकर निकले हैं, तुम्हारी दीक्षा में फिर तुम जाओ वापस आश्रम में, और जिसने रास्ता साफ कर दिया है ये जाओ तुम दीक्षा में पास। क्योंकि जिसने रास्ता साफ किया उसने ये सोचा कि रास्ता हमारे लिए नहीं बाकी लोग करते हैं, मैंने कहा नहीं, जितनी ट्रेनिंग आप बाकी विषयों के लिए देते हैं उतना ही समय आधा कम से कम एक एथिक्स डिपार्टमेंट आपका अगर हिपा में अलग बन सकता हो तो आप आइए। तो मुझे खुशी है, इन्होंने स्वीकार किया कि मैं पूरा प्रारूप बना करके और एथिकल ट्रेनिंग, इसका काम पूरे हरियाणा में लगभग 3.5 लाख हमारे एम्प्लॉई हैं, सबके लिए हम करेंगे, सबके लिए। और मैं समझता हूं जहां तक कि उस सारे प्रारूप को आगे बढ़ाने के लिए आज शायद उसकी लॉन्चिंग है, ऐसा कह सकता हूं। आज ये लॉन्चिंग है। इस काम को हमको यहां इस एक सेमिनार तक समाप्त करना ऐसा नहीं है, ये शुरुआत है। और शुरुआत में आज पहले ही सत्र में स्वामी जी का, हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्वामी सर्वलोकानंद जी का, इन दोनों का जो भाषण मिला है और अब जो चर्चा कर रहे हैं, एक प्रारंभिक चर्चा है और ये 300-350 लोगों में हो रही है, लेकिन हमको ये सारी बात 3.5 लाख लोगों तक पहुंचानी है। यानी एक व्यक्ति की जिम्मे कितने आए? 1000। 350 लोगों को 1-1000 लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम मास्टर ट्रेनर बने। हमें और लोग जुड़ने होंगे, वो भी जुड़ेंगे। बहुत से ऐसे सामाजिक हमारे आदर्श हैं, उनको ये 3.25 करोड़ हरियाणा की आबादी ये मेरी है। यानी अगर सब 3.5 लाख को हम कहें, कुल 70 लाख परिवार हैं, सिर्फ 20 परिवार एक व्यक्ति के जिम्मे आते हैं। तो क्या 20 परिवारों को एक हमारा जनसेवक, लोक सेवक अपनी इस बात को वहां तक नहीं पहुंचा सकता क्या कि आपकी हमने सेवा करनी है? आपको कोई दुख तकलीफ हो जिसको सरकार समाप्त कर सकते हैं, आप हमको बताओ। तो इस पैटर्न पर चलना है। पहले तो 3.5 लाख लोगों तक बात पहुंचाना, फिर 3.5 लाख लोगों का मन बनाना, ये परिवार मेरा है, ये जनता मेरी है, जैसे हमारे परिवार। काम तो बेहतर किए जाते हैं, लेकिन अगर काम नैतिकता के साथ किए जाए तो वो और भी बेहतर हो जाता है। मुख्यमंत्री यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सर्वांगीण विकास बेहद जरूरी है और उसमें नैतिकता का अहम महत्व होता है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों से रूबरू होते हैं। चाहे बच्चों की परीक्षा क्यों न हो, परीक्षा के पहले मुख्यमंत्री बच्चों से जुड़े थे। बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी है इसकी जानकारी देते हुए नजर आए। अब लोगों के साथ व्यवहार कैसा करना है ये भी सिखाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। तो नैतिकता को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। गुरुग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यापारी सम्मेलन कैथल को संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए
ये कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण और मरम्मत, गेट और इसके अलावा सफाई व्यवस्था सभी कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आढ़ती भागीदार होंगे। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत, विधायक सुभाष सुधा समेत अन्य गणमान्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व SDRF दर को अब एकमुश्त किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा से पारित किया जा चुका है। अभी 2% मार्केट फीस व 2% SDRF की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एकमुश्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के तहत व्यापारियों को दुकानें बेची गई थी, लेकिन नीति में कुछ नियम व शर्तों के कारण आज व्यापारी अपनी दुकानें आगे बेच नहीं पा रहे। सरकार ने व्यापारियों की कठिनाइयों को समझते हुए निर्णय लिया है। ऐसे व्यापारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी जिससे वे अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में शहरों में बने सरकारी गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। जल्द ही ऐसे गोदामों को शहर से बाहर विस्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडियों में दुकानों से संबंधित चल रहे विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विवादों का समाधान योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर लगभग 1.25% हैंडलिंग चार्जेस आढ़तियों को देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। फिर भी यदि कोई कठिनाई आ रही है तो नेफेड से बातचीत करके इस फैसले को लागू करवाया जाएगा। हैंडलिंग चार्जेस आढ़तियों को अवश्य मिलेंगे। आढ़तियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल समय समय पर आश्वस्त करते हैं कि आढ़तियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इससे पहले जब आढ़तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार की कोशिश है कि हर दिशा में काम हो, आढ़तियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कुछ इसमें हमारे आढ़ती भाइयों के भी कुछ विषय हैं, उन विषयों पर भी मैं ज़रूर एक चर्चा करना चाहूँगा कि उनकी कुछ, हालांकि कोई नए विषय पहली बार है ऐसा नहीं है, ये हर साल पिछले साल के कुछ पेंडिंग इश्यूज वो चलते हैं। कभी दामी का आढ़त का विषय है, पेंडिंग हो गया, कभी इंटरेस्ट का विषय होता है वो पेंडिंग हो गया, कभी लस्टर लॉस की बात आती है, तो वो हम सेटल कर रहे हैं सारे। उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई वो आढ़ती को नहीं आने देंगे। हमने जहाँ तक इनकी जो दामी का विषय है, ये दामी पिछले साल बाजरा और धान कुल मिलाकर के 252 करोड़ रुपए की दामी बनी थी, वो सारी की सारी पिछले साल की पे कर दी गई है। इस साल गेहूं और सरसों, इसमें भी 309 करोड़ रुपया पे किया जा चुका है। 56 करोड़ रुपया अभी बाकी है। वो क्योंकि हिसाब किताब करने होते हैं, कुछ इंटरेस्ट के भी हिसाब होते हैं, ताकि किसान को जो पेमेंट इन्होंने लेट दिया है, क्योंकि इस बार आढ़तियों के माध्यम से किसान को पेमेंट जाना था और 3 दिन के अंदर देना था उन्होंने। तो कई जगह पर हमें ध्यान में आया कि कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन, कहीं 1 महीना किसानों को पेमेंट लेट दी गई है। पहले ये डाटा हमारे पास नहीं होता था, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर में ये डाटा तैयार कर दिया है, एक एक दिन का हिसाब है। तो ऐसा ये जो 46 करोड़ रुपया बचा है, इसमें कुल आढ़तियों की तरफ जो ब्याज है, ऐसा अनुमान है 29 करोड़ रुपया, लेकिन जब हिसाब किताब लगेगा तो उसमें ये 10-20 करोड़ रुपए का जो हिसाब होगा वो तुरंत एक एक आढ़ती का, एक एक मंडी का साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। कुछ इंटरेस्ट का जो विषय होता है, जैसे आढ़ती ने किसान को लेट दिया है, ऐसे पिछले साल में हमने एक प्रोविजन किया था कि अगर सरकार आढ़ती को पैसा लेट देती है तो हम भी 7 दिन के बाद उनको 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देंगे, क्योंकि उसका हिसाब किताब आढ़तियों ने भी किया नहीं है। उसका जितना डाटा उपलब्ध हमारे पास होगा
आड़ती के पास, सरकार के पास, तो उसको आड़ती के हिसाब से उनका इंटरेस्ट, हमारी कमिटमेंट हम देंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारा वो इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। केवल वो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए जितना डिले है हुआ, बाकी उनका हिसाब लगा करके और उसको सबको भी दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। चलिए, कुल मिलाकर हर वर्ग खुश रहे, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं। यही कारण है कि वो लोगों से संवाद करते रहते हैं और उनसे फीडबैक भी लेते रहते हैं। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि वो जमीनी स्तर तक होने वाले कार्यों की जानकारी लेते रहे। यही कारण है कि समय समय पर अधिकारियों को भी वो अलर्ट करते रहते हैं ताकि उन तक सही फीडबैक पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आड़तियों के विकास को लेकर यहाँ पर ये सुनिश्चित करते आए कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें।